आप इस घटना को अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार देख पाएंगे और इसके बाद आप फिर कभी नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए ऐसी चीज बिल्कुल भी मिस मत करना। अब से कुछ ही दिनों में हमारे रात के आसमान में हमारी आंखों के सामने ही एक तारा फटने वाला है और आप सोचेंगे कि हम इसे कैसे देखेंगे। तो दोस्तों, आप इसे इंडिया से ही देख पाएंगे और वो भी बिना किसी टेलीस्कोप के। अब अगर इंडिया में आप चाहे कहीं भी रहते हो, लेकिन आपको नॉर्थ की तरफ आसमान में इस पैटर्न को ढूंढना है जिसे कहते हैं नॉर्दर्न क्राउन। अब देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर अभी कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन नासा के हिसाब से इसी साल में इस पॉइंट पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है जिसे आप बिना टेलीस्कोप के अपनी आंखों से भी देख पाएंगे। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि ये धमाका 2 से 3 दिन तक ऐसे ही दिखाई देगा। उसके बाद अगले 80 सालों के लिए फिर से गायब हो जाएगा और उसके बाद 80 सालों बाद ये फिर से नजर आएगा। और इसलिए आज की जनरेशन इस घटना को पहली और आखिरी बार ही देख पाएगी। लेकिन एक ऐसा स्टार जो बहुत ज्यादा डिम है, वो अचानक से इतना ज्यादा ब्राइट कैसे हो सकता है? और इस प्रोसेस को सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि जब आखिरी बार सन 1600 में ऐसी घटना हुई थी तो लगभग 1.5 साल तक यानी कि 18 महीने तक आसमान में ऐसा हो गया था कि जैसे हमारे आसमान में 2-2 वीनस आगे हों। अब आखिर ये स्टार इतना ज्यादा तेज क्यों होगा और कोई स्टार 80 साल बाद वापस से कैसे फट सकता है? यानी कि एक बार फटकर फिर से वापस लौटना और फिर से दोबारा फटना, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यहाँ तक कि वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं। तो इस एक्सप्लोजन के बाद इंसानों को ये पता चल जाएगा कि आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। अब एक ऐसा एक्सप्लोजन जो कि 2 महीने बाद होने वाला है, तो इससे जीवन की शुरुआत का क्या कनेक्शन है, जिस जीवन की शुरुआत हमारी पृथ्वी पर आज से 3 बिलियन साल पहले हुई थी। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसलिए हमें चलना होगा टाइम के काफी ज्यादा पीछे 1866 में, जब एक सिंपल सी रेलवे मैन की डायरी में इस एक्सप्लोजन के निशान दर्ज हो रहे थे। दरअसल ये बात है 1866 की, जब एक रेलवे मैन जिसका नाम एलेक्सी केमेंचुक था, ये रोज रात को घर जाते समय आसमान में तारे देखा करता था। उसे स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि वो हर एक स्टार कॉन्स्टेलेशन की पिन पॉइंट तक जानता था। ऐसे ही जब एक रात वो अपने घर जा रहा था और जब वो आसमान में रोज की तरह तारों को देख रहा था, तो उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। उसे नॉर्दर्न क्राउन के कोरोनी बोरियलिस कॉन्स्टेलेशन में अचानक से एक नया स्टार नजर आया। एक ऐसा स्टार जो कल तक तो वहाँ था ही नहीं। ये उसके लिए काफी अजीब बात थी। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि वो तारा हमारे ध्रुव तारे की तरह 2 से 3 दिन तक चमका था और फिर से गायब हो गया। अब एलेक्सी तो एक सिंपल सा रेलवे मैन था और वो इस छोटे से स्टार को इग्नोर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके मन में एक सिंपल सा सवाल आया कि आखिर एक स्टार को बनने में कितना टाइम लगता है? हाँ, लगभग 1 मिलियन साल। फिर 60 से 10 बिलियन साल बाद वो स्टार डेड हो जाता है। लेकिन ये स्टार इतना अजीब क्यों था कि जो सिर्फ 1 दिन में बनकर 2 दिन तक दिखाई दिया और तीसरे दिन खत्म हो गया? और इसी थॉट ने एलेक्सी को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने उसी दिन से अपने टेलीस्कोप से उस जगह को गहराई से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि मान लीजिए अगर वो फटा भी होगा तो फटने के बाद उसने कुछ तो निशान जरूर छोड़ा होगा। और इसी सोच के साथ वो अपने टेलीस्कोप से उसके बचे हुए पार्ट्स को ढूंढने लगा और तब उसे पता चला कि उस स्टार के टुकड़े तो क्या बल्कि पूरा स्टार ही वहीं पर था। हालांकि वो नॉर्मल तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे टेलीस्कोप की मदद से जरूर देख सकते थे। लेकिन अब इस घटना ने एलेक्सी को और भी ज्यादा क्यूरियस बना दिया और उस दिन से एलेक्सी उस स्टार को ऑब्जर्व करने लगा और उसकी ब्राइटनेस को रिकॉर्ड करने लगा। और ऐसे ही उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी सिर्फ एक स्टार के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने में। और एक बार फिर इतिहास ने अपने आप को फिर से रिपीट किया, क्योंकि 1946 में वो स्टार फिर से उसी जगह पर बिल्कुल वैसे ही चमकने लगा जैसे एलेक्सी ने 1866 में रिकॉर्ड किया था और बिल्कुल पहले की तरह 2 से 3 दिन में फिर से गायब हो गया। और उसके बाद फिर से 2016 में उसी सेम जगह पर उसी सेम कॉन्स्टेलेशन में एक बार फिर से ऐसी ही घटना होती है, जब 2016 में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेलीस्कोप की मदद से कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। तब उन्हें फिर से उसी सेम लोकेशन पर एक ऐसा स्टार नजर आया जो काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये स्टार बाकी स्टार की तरह डिम ब्राइट होकर के टिमटिमा रहा था। 4 से 5 सालों के अंदर, जो किसी स्टार के लिए बहुत कम टाइम है, उसमें भी उस स्टार की ब्राइटनेस लगातार कम हो रही थी और फिर इसे भी सिर्फ टेलीस्कोप से ही देख सकते थे। इसे भी उन्होंने टाइम में बैक ट्रेस करना शुरू कर दिया और तभी उन्हें पता चला कि इस पर 1866 से 1946 में एलेक्सी नाम के एक रेलवे मैन ने इसे डिटेल में स्टडी करके रखी थी। इसलिए इन साइंटिस्ट ने एलेक्सी के डेटा को स्टडी करना शुरू कर दिया। जो कितनी अजीब बात है कि एक बड़े वैज्ञानिक एक सिंपल से मैन के डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि 1866 से 1946 तक अभी तक जो भी घटना हुई थी वही सेम घटनाएं 1946 से 2004 तक घटी थी और दोनों केसेस में एग्जैक्टली 80 सालों का ही गैप था। अब सवाल ये आता है कि आखिर एलेक्सी के डेटा से इन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन किया?
आखिर उन्हें ऐसी कौन सी खुफिया जानकारी मिली जिससे वो ये प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं? तो असल में इन एस्ट्रोनॉमर्स ने 1866 से 1946 के बीच एलेक्सी ने जितना भी डेटा नोटिस किया था उसकी हेल्प से इन्होंने एक ब्राइटनेस का ग्राफ बनाया, जिसे उनके खुद के रिकॉर्ड किए हुए ग्राफ के साथ मैच किया, जिसके बाद ये मालूम हुआ कि दोनों के डेटा एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। लेकिन अचानक से 1946 में उस स्टार की ब्राइटनेस अचानक से तेज हो जाती है, यानी कि 1946 वाली घटना इस साल 2024 में भी दिखाई देगी। इसका मतलब जो धमाका आज से कई साल पहले एलेक्सी ने देखा था, एग्जैक्ट वही धमाका आज हमारी जनरेशन उसे देख पाएगी। दरअसल वैज्ञानिकों ने ये ऑब्जर्व किया है कि ये धमाका जहाँ पर होने वाला है वो एक सिंगल स्टार सिस्टम नहीं बल्कि 2 स्टार बाइनरी सिस्टम है, जिसका नाम है टी कोरोने बोरियालिस। और इस स्टार सिस्टम में जो स्टार है वो है व्हाइट ड्वार्फ स्टार, यानी कि एक ऐसा स्टार जो हमारे सूरज के मरने के बाद बनता है। दूसरा स्टार है रेड जायंट स्टार, जो बेसिकली एक बूढ़ा तारा होता है। अब इस स्टार सिस्टम की सबसे खास बात है कि ये दोनों स्टार एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब चक्कर लगाते हैं कि इनके बीच की दूरी सूरज और मरकरी के बीच की दूरी के बराबर है। और इसी वजह से ये व्हाइट ड्वार्फ इस रेड जायंट की सरफेस को अपनी ग्रेविटी की वजह से अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से उस व्हाइट ड्वार्फ के चारों ओर मैटर की एक ऐसी डिस्क बन रही है। इससे उस डिस्क का वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जिससे उस पर मौजूद मैटर उस पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। इसके कॉन्टिन्यूस प्रेशर से एक कंडीशन ऐसी आती है कि डिस्क का टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगता है और उस स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार अपनी एनर्जी को बाहर फेंकने लगता है, जो एक बड़े धमाके के साथ अपनी सारी एनर्जी को बाहर फेंकता है, जिसके बाद ये सिस्टम पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा ब्राइट हो जाता है और जिसकी वजह से ये हमें पृथ्वी से ही बिना किसी टेलीस्कोप के चमकता हुआ नजर आता है। अब ऐसी घटनाएं बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स नोवा एक्सप्लोजन कहते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन 1866 में एलेक्सी को बिना किसी टेलीस्कोप के दिखाई दिया था। अब वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये तो हम सभी समझ गए कि ऐसे में इस स्टार के फटने के बाद यानी कि 1866 के बाद तो हमेशा के लिए दिखना बंद हो जाना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। 1946 में एक बार फिर से वो आसमान में नजर आया और अब 2024 में नजर आएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये तारा फटने के बाद भी बार बार नजर कैसे आता है? अब देखो, ये जो धमाका 80 सालों में एक बार होता है ये एक नोवा एक्सप्लोजन है, और बाकी जो एक्सप्लोजन होते हैं जिसमें कोई स्टार फटकर तबाह हो जाता है उन एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। अब फिर वही सवाल आता है कि आखिर नोवा एक्सप्लोजन सुपरनोवा एक्सप्लोजन से अलग कैसे है और फटने के बाद भी ये जिंदा कैसे बच जाता है? उसे समझने के लिए ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक प्रेशर कुकर की सीटी में होता है, जिसमें हर एक टाइम के बाद प्रेशर रिलीज करती है। ठीक वैसे ही इस एक्सप्लोजन में एनर्जी को कलेक्ट करने के बाद ये स्टार पूरी तरह से एक्सप्लोजन नहीं होता, बल्कि समय समय पर प्रेशर रिलीज होता है, जो कि हमें ब्राइट फ्लैश के रूप में दिखाई देता है, और वो व्हाइट एनर्जी आसपास के स्पेस में डिसिपेट हो जाती है, जिसके रिलीज होने के बाद वो स्टार फिर से दिखना बंद हो जाता है। और यही वजह है कि ये स्टार 1866 के बाद 1946 में दिखा और अब 2024 में एक और बार दिखने वाला है। अब यहाँ पर एक और सवाल दिमाग में आता है कि यूनिवर्स में आए दिन लाखों तारे ऐसे डिम ब्राइट होते रहते हैं और वो फटते भी रहते हैं, तो फिर इस पर्टिकुलर स्टार को 160 सालों से ऑब्जर्व क्यों किया जा रहा है? यहाँ तक कि इसकी ब्राइटनेस को भी शिद्दत के साथ ऑब्जर्व किया जा रहा है। आखिरकार ये फिनोमेना बाकी सभी से अलग क्यों है? और दोस्तों, नासा ये बिलीव करती है कि इस एक्सप्लोजन की स्टडी से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। अब हालांकि इन दोनों के बीच में आपको कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये स्टार हमसे 3000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, तो फिर ये हमारे पृथ्वी के जीवन के साथ कैसे जुड़ा हो सकता है? अब देखो, नासा के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि किसी भी स्टार ने पृथ्वी पर जीवन नहीं दिया, और अभी तक जितनी भी स्टडी हुई हैं वो यही बताती हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये छोटे से एलिमेंट्स ज्यादातर ऐसे ही एक्सप्लोजन से बनते हैं, और जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं उनमें एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन से उसमें आयरन, जिंक, गोल्ड ऐसे बड़े और हैवी एलिमेंट्स बनते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आज जहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम है वहाँ पर आज से कई बिलियन साल पहले ऐसा ही कोई स्टार सिस्टम रहा होगा जिसमें कई सारे नोवा एक्सप्लोजन हुए होंगे, जिसने कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट्स बाहर फेंके, और जो सोलर सिस्टम बनने के बाद ये हमारे शरीर का हिस्सा बने। तो अगर आप इस बात की गहराई को समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रह्मांड कितना वियर्ड है। तो इन तारों का फटना और बनना ही जरूरी है किसी जीवन की शुरुआत के लिए।
ऐसे ही ये नॉन लिविंग एलिमेंट्स आपस में एक पैटर्न में जुड़कर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे जीवित मॉलिक्यूल्स को जन्म देते हैं। अब लेकिन फिर भी नासा के वैज्ञानिक ये बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इतनी तेजी के साथ एक्सपेंड कर रहा है, ये भी नोवा एक्सप्लोजन से पता लगाया जा सकता है। अब देखो, जब किसी दो बॉडी से सेम लाइट निकलती है और अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से दूर जाती है तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि वो दूर जा रहा है? इसका सीधा सा मतलब है कि दूसरी बॉडीज की लाइट डिम हो रही है, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की दूरी हमसे लगातार बढ़ रही है। यानी कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड कर रहा है और जिसे एक्सपेंड करता है डार्क एनर्जी। तो इसलिए नासा का मानना है कि सारे नोवा एक्सप्लोजन्स हमेशा सेम ही लेवल की ब्राइटनेस को दिखाते हैं। इनकी मदद से हम यूनिवर्स के एक्सपेंशन और डार्क एनर्जी को पता लगा सकते हैं। यही डार्क एनर्जी जो आज तक ब्रह्मांड की सबसे मिस्टीरियस चीज रही है, उसे हम समझ सकते हैं इन नोवा एक्सप्लोजन की मदद से, जिसकी शुरुआत एक सिंपल से साधारण से रेलवे मैन ने की थी। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ब्रह्मांड के ऐसे ही नए नए रहस्यों के बारे में जानने के लिए कीमती स्पेस को अभी सब्सक्राइब करें।